नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मैं प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम के हिंदी में MHD 6 के हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पत्र में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रगतिवाद का प्रारंभ और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां पर। सन 1930 के आसपास नई सामाजिक चेतना से युक्त जिस सशक्त साहित्यिक धारा का विकास हुआ, हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे ही प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवाद कहा गया। इसकी पृष्ठभूमि छायावाद के दौर में ही बनने लगी थी। इस पाठ में उसी की पृष्ठभूमि एवं उद्भव प्रक्रिया, छायावाद एवं छायावादोत्तर काव्य सृजन की प्रवृत्तियों से प्रगतिशील काव्य धारा के अलगाव, प्रगतिशील चेतना के आगमन से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में आए परिवर्तन जैसे प्रसंगों पर विचार किया जाएगा। विदित है कि सन 1930 आते आते समाज की चित्तवृत्ति का भार वहन करने में छायावाद और रहस्यवाद विफल होने लगा था। गबन और तितली जैसी कथाकृतियों में श्रम और श्रमिकों के प्रति आस्था दिखाई देने लगी थी। हिंदी कविता में इसी दौरान कल्पना से मोह तोड़कर ठोस वास्तविकता और सामाजिकता का आग्रह दिखने लगा था। देश के बुद्धिजीवियों, सृजन धर्मियों में नव सामाजिक चेतना का उदय हुआ। सन 1935 में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अधिवेशन के अगले वर्ष मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से भारत में इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि लेखक तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। कल्पना, वैयक्तिकता और भावुकता के घटाटोप में छायावाद के दौरान शब्दों, वाक्यों की फिजूल खर्ची होने लगी थी। कई बार सामाजिक यथार्थ की तीक्ष्णता उजागर नहीं हो पाती थी। कवि विचारक माध्यम और कथन शैली की खोज में थे। छंद के अनुशासन को बंधन के रूप में देखा जाने लगा था। इसलिए छंदबद्धता की तंग राह से विदा लेकर वे मुक्त छंद की ओर चल पड़े। जा तू प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह या फिर जूही की कली शीर्षक कविता मुक्त छंद में ही सन 1916 में लिखी गई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से 2 दशक पूर्व ही यह कविता लिखी जा चुकी थी। थोड़े समय बाद सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का युगांत घोषित कर प्रगतिवाद को युगवाणी के रूप में अपना लिया। युगांत और युगवाणी उनकी कविताओं के संग्रह हैं। देर सवेर महादेवी वर्मा ने भी अपनी सीमाओं में इसे स्वीकार कर लिया और इस तरह छायावाद के अग्रदूत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही प्रगतिशील चेतना के अग्रदूत हुए। प्रगतिवाद की महत्ता रचनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक मानदंड दोनों रूप में स्वीकृत हुई। प्रगतिशील काव्यधारा की पृष्ठभूमि के रूप में उल्लेख सुसंगत होगा कि छायावाद इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की उपज थी। साहित्य में हर नया आंदोलन जीवन के प्रति बदलते दृष्टिकोण से शुरू होता है। वैज्ञानिक उन्नति के अवदान से मनुष्य की चिंतन पद्धति विकसित हुई। लोगों की समझ में यह बात आने लगी कि जीवन में मुसीबतों का सामना करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की प्रतीक्षा जायज़ नहीं है। वे समझने लगे कि सामाजिक विषमता कोई प्राकृतिक विधान नहीं, मानव निर्मित कुरीति है। यह संसार किसी ईश्वर की निर्मित नहीं है, मनुष्य ही सर्वोपरि है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रतिष्ठा भी विचारों के परिणाम स्वरूप इसी समय हुई। युग का नेतृत्व विज्ञान करने लगा। नए समाज की परिकल्पना स्पष्ट होने लगी। वर्ग और धर्म से परे मानवीय समता की बात मुखर होने लगी। साहित्य में जीवन के प्रति इन्हीं दृष्टिकोणों के कारण लोकोन्मुखी चेतना का प्रभाव बढ़ा। वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ा। श्रमजीवियों की आत्मचेतना जागी। ट्रेड यूनियन की जड़ें जमने लगीं। सन 1934 के आसपास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तथा समाजवादी दल की स्थापना हुई।
समकालीन समय और आम जनजीवन का सच बुद्धिजीवियों के सामने अपने दंश के समस्त पैनेपन के साथ उपस्थित हुआ। छायावादी काव्य की सृजन पद्धति और रूप विधान उस दंश की भयावहता को संभाल सकने में विफल हो गए। प्रगतिवाद सुविधा असुविधा की इसी अफरा तफरी की जरूरत, परिणति अथवा समय की मजबूरी थी। समय के दंश से बेचैन समकालीन बुद्धिजीवियों का आक्रोश प्रखर हो उठा। उस दौर के रचनाकारों ने जनमन की इच्छा, आकांक्षा और स्थिति परिस्थिति को सूक्ष्मता से पहचाना। साहित्य किसके लिए जैसे सवालों से जूझ रहे रचनाकार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जैसी उदात्त वाणी को हृदयंगम कर रहे थे। पहली बार कविता में किसान, मजदूर, श्रमजीवी उपस्थित हुए। उसके घर, परिवार और देह दशा की स्थिति वहाँ दर्ज हुई। उल्लेख उचित होगा कि साहित्य में कोई भी नवीन धारा एकदम से न तो आती और न एकदम से चली जाती है। हर धारा की सीमाबद्धता को जीर्ण पुरातन घोषित होने में थोड़ा समय लगता है और नई धारा के आ जाने के बाद भी पूर्व की धारा का कुछ कुछ सूत्र बचा रह जाता है जो धीरे धीरे समाप्त होता है। प्रगतिवादी साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। प्रारंभिक दौर में नए पुराने रचनाकारों की लंबी सूची तैयार हुई जो प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे, लेकिन उनमें से कई रचनाकारों में पूर्ववर्ती काव्य परंपरा की सामाजिक चेतना और व्यक्तिवादी भाववादी संस्कार घुले मिले रहे थे। इसे सकारात्मक नज़रिए से देखने की बात सामने आती है कि भारतीय कविता में प्रगतिवाद कहीं से उखाड़ कर नहीं लाया गया, बल्कि इसका उद्भव और विकास अपनी साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुआ। प्रगतिवाद की धारणा अखिल भारतीय साहित्य धारा के रूप में करते समय यह देखा जाता है कि भक्ति आंदोलन के बाद यही वह आंदोलनकारी साहित्यिक धारा है जो अखिल भारतीय स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ सकी। हिंदी के अलावा उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम एवं अन्य भाषाओं के प्रगतिशील लेखकों का आपसी संपर्क बढ़ा। इस विराट सामाजिक भावना से हिंदी साहित्य को बड़ा लाभ मिला। जनमन के सामाजिक यथार्थ को पहचान और कविता में उसका चित्रण निर्भीकता और उदारता से होने लगा। मजदूर, किसान और निम्न वर्ग के शिक्षित साक्षर युवकों में प्रगति चेतना का उदय हुआ। उनमें से काफ़ी संख्या में कवि लेखक भी हुए। इस साहित्य धारा का स्वागत और समर्थन उस दौर के सभी सुविख्यात बुद्धिजीवियों और रचनाकारों ने सभी साहित्यिक विधाओं में किया। हंस, रूपाभ, नया साहित्य, काव्यधारा, संकेत सभी पत्र पत्रिकाओं में साम्यवादी विचार, सामाजिक यथार्थ और प्रगतिवादी काव्य पर विपुल मात्रा में आलेख प्रकाशित हुए। उस दौर के सृजन का मूल स्वर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, फांसीवाद, शोषण, अन्याय आदि का विरोध था। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नए पत्ते और कुकुरमुत्ता, रामेश्वर शुक्ल अंचल की करील, नरेंद्र शर्मा की रक्तचंदन, गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान, नागार्जुन की युगधारा, रांगे राघव की पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, शिवमंगल सिंह सुमन की प्रलय सृजन, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, त्रिलोचन शास्त्री की धरती आदि पुस्तकें प्रगतिवादी काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सन 1930 से 37 तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई। साहित्य का बदलता परिवेश, बदलती परिस्थितियां, बदलते दृष्टिकोण, उसकी उपादेयता सब कुछ स्पष्ट हो गया। सन 1937 में सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, गा कोकिल वर्षा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। फिर लिखा, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। कोकिल के गान में कवि सारे जीर्ण पुरातन को नष्ट कर देने वाली आग की इच्छा करने लगे। सब नष्ट हो जाएं, बस लोगों के मन में आग की उज्ज्वलता बनी रहे। बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर तो पहले से ही समूहवादी भावनाओं के हिमायती के रूप में जाने जा चुके थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी कि प्रगतिवादी साहित्य को इसका सहयोग मिला। द्वितीय महायुद्ध उन्हीं दिनों छिड़ा।
पूरा देश राष्ट्रीयता की भावना से भर उठा था। स्वाधीनता आंदोलन और प्रखर हुआ। उन्हीं दिनों बंगाल में अकाल पड़ा। समकालीन बुद्धिजीवियों के मन पर इसका गहरा असर हुआ। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए गए। विश्व युद्ध में रूस की विजय और पराजित हिटलर तथा मुसोलिनी की नृशंसता से भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच दुविधा की स्थिति बन गई। कुल मिलाकर 1936 से 47 के बीच की अवधि का घटनाक्रम काफ़ी तेजी से चला। इन घटनाओं का सीधा असर समाज, राष्ट्र और मानवता पर हो रहा था। जाहिर है कि इस दौर के बुद्धिजीवियों की चिंतन धारा इन घटनाओं से प्रभावित हुई। सभी तरह की विचार व्यवस्था के लोग प्रगतिशील चेतना को अपनाने लगे। प्रगतिवादी कविता लेखन का पाठ इतना चौड़ा हो गया कि उसमें कई धाराएं आकर समा गईं। प्रगतिशील कवियों के यहाँ गांधीवाद, मार्क्सवाद, द्वैत अद्वैतवाद सारी ही मान्यताएं समादृत थीं। समाज को आगे बढ़ाने, मनुष्य के विकास में सहायक होने वाले साहित्य को प्रगतिशील साहित्य माना गया। सिर्फ नारा लगाने या प्रचार करने से कोई साहित्य श्रेष्ठ तो क्या साधारण भी नहीं हो सकता। प्रगतिवाद की मूल विशेषताएं यह थी कि वह केवल शब्द नहीं है, इसकी मौलिक संरचना में मानवीय समझ है। विचार से इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मार्क्सवाद, साम्यवाद, यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद आदि के आपसी संबंध की समझ के आलोक में ही प्रगतिवाद की पड़ताल संभव है। चिंतन के इतिहास में मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद और हीगल के द्वंद्व सिद्धांत को मिलाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना दी। स्पष्ट हुआ कि सृष्टि और समाज पल पल परिवर्तनशील है। परिवर्तन का मूल क्रियाशीलता और गत्यात्मकता है। यह गत्यात्मकता स्वप्नों और भावनाओं की कोमल सेज पर नहीं, सत्य और परिस्थिति के कठोर धरातल पर संभव होती है। सृष्टि और समाज की इसी व्यवस्था को समझने का दृष्टिकोण तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर अर्जित होता है। एंजल्स ने इसे ही वैज्ञानिक समाजवाद कहा। उल्लेखनीय है कि उत्पादन मनुष्य के सारे कर्तव्यों की प्रेरणा और सामाजिक संबंधों की स्थापना का लक्ष्य होता है। समाज की इस उत्पादन प्रणाली में भी दो विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता है। इसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। एक वर्ग शोषक है जो समाज का आर्थिक और राजनीतिक शासक होता है। दूसरा वर्ग श्रमजीवी है जो श्रम के उचित मूल्य से वंचित रहता है। श्रमफल के उचित वितरण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मार्क्सवादी चिंतन में व्याप्त है। समाजवाद, साम्यवाद इसी की परिणति हो सकती है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य को प्रगति की ओर उन्मुख करता है। प्रगतिवाद का आधार यही है। प्रगतिवाद का और प्रगतिवादी साहित्य का आधार मानव जीवन के यथार्थ चित्रण से तय हुआ है। समकालीन समाज का सच जिस साहित्य में न दिखे, वह साहित्य न तो समाज का दर्पण होगा, न जीवन की व्याख्या होगी, न ही वह साहित्य आम जनता अथवा श्रमिकों के लिए ग्राह्य होगा, और न ही उससे कवि को स्वांतः सुखाय होगा। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बाद हिंदी कविता में स्थापित काव्य मूल्य और सृजन दृष्टि आम लोगों में और बुद्धिजीवियों में भी ऊब पैदा करने लगी थी। दुनिया के अन्य मुल्कों में तो कुछ पहले ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भारत में थोड़ी देर से आई। प्रगतिशील चेतना की विकास प्रक्रिया एक लंबे सिलसिले का परिणाम है। सन 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चाहे समाजवादी सरकार की स्थापना सुदूर भविष्य की बात क्यों न हो, और हम में से बहुत लोग उसे चाहे अपने जीवन में न देख सकें, किंतु वर्तमान स्थिति में समाजवाद ही वह प्रकाश है जो हमारे पथ को आलोकित करता है। सन 1936 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों, श्रमिकों के हितार्थ भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार बढ़ा। सन 1938 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर का संदेश था कि साहित्य में प्रगतिवाद का जन्म
जनसमूह की राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप हुआ। चिर सुषुप्त मानवता जाग पड़ी और उसने मुट्ठी भर धन कुबेरों के इशारे पर नाचने से इनकार कर दिया। जनसमूह ने अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली और जनता के हृदय में उठती इन लहरों का प्रतिबिंब पड़ा और इसके फलस्वरूप प्रगतिवाद का जन्म हुआ। सन 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध की उद्भूत परिस्थितियों से फांसीवाद का रुख इतना तीक्ष्ण हुआ कि मानव मूल्य की रक्षा अहम सवाल के रूप में सामने आया। उन दिनों सामाजिक आर्थिक संकट का दौर भी कुछ विशिष्ट था। ऐसे विकट राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक श्रृंखला बड़े संघर्ष से जूझ रही थी। भाषा, संस्कृति और रहन सहन पर बेशुमार आक्रमण से जूझता हुआ भारत इन दिनों जागरूक हो चुका था। जनता में मानव मूल्य की मौलिकता अपनी जगह बना चुकी थी। राजा राम मोहन राय के शंखनाद से सती प्रथा और बाल विवाह की जड़ता टूट चुकी थी। विधवा विवाह की योजना से एक बड़ी और जटिल कुप्रथा का अंत हो चुका था। दयानंद सरस्वती के प्रयास से अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, जाति प्रथा आदि का विरोध शुरू हो चुका था। विवेकानंद के प्रयास से समाज सुधार के अन्य अभियान भी चल चुके थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक आविष्कार और यातायात की सुविधा से पारस्परिक सद्भाव सम्मिलन बढ़ा था। जाति प्रथा की कुरीतियां आम जनता को समझ में आने लगी थी। दलित उत्थान, स्त्री शिक्षा आदि को महत्व दिया जाने लगा था। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद और महात्मा गांधी के साम्यवाद की समझ अपनी अपनी तरह से विकसित हो चुकी थी। मार्क्स के उच्च वर्ग का आधार आर्थिक था, जबकि महात्मा गांधी के उच्च वर्ग का आधार जाति, कुल, वंश था। गांधी जी की टोली में धनशाली भी बैठकर निम्न वर्ग की भलाई की बातें कर सकता था। आधार भले भिन्न हो, पर लक्ष्य एक ही निकलता है। ऐसे राजनीतिक सामाजिक परिवेश में अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योग को अपंग बनाकर स्थानीय कला कौशल का पेशागत महत्व कम कर दिया। दमन की चक्की में किसान, मजदूर, साहूकार पिसने लगे थे। भारतीय रचनाकारों के मन में परिवर्तन की कामना और प्रगतिशील लेखन ऐसी ही परिस्थितियों में मुखर हुआ। सतत अपने को संवारते रहना प्रगतिशील काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता थी। संभवतः यही कारण हो कि बाद के दौर में भी सभी धाराओं में भी प्रगतिशील चेतना अपने स्तर पर कायम रही। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों की काव्य दृष्टि विलक्षण है। इसके प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत के बाद जागृत रचनात्मक चेतना के प्रखर कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रारंभ से ही प्रगतिवादी कविताएं लिखते हुए अंत तक अपनी चेतना को नवीकृत करते रहे। मानवतावाद, यथार्थवाद, साम्यवाद, सामाजिक यथार्थवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, उत्पादन के वितरण का सामाजिक दृष्टिकोण आदि इनकी रचनाओं में प्रमुखता से अंकित हुआ। सामूहिकता और अर्थनिर्भरता के सामर्थ्य से सराबोर और श्रम शक्ति से भरपूर किसान मजदूर के अंतरंग चित्र इस काव्यधारा में अनुराग पूर्वक उपस्थित हुआ। सामान्य जन की चित्तवृत्ति से इस काव्यधारा का सरोकार निरंतर बना रहा। प्रगतिशील धारा का कुछ मूल स्वभाव इस तरह है कि यह नागरिक जीवन की दुख दुविधा, सुख सुविधा की समझ, जमाखोरी का विरोध, स्थापित समाज व्यवस्था की रूढ़ियों और जड़ मनस्थितियों का खंडन, राष्ट्र एवं विश्व के प्रति सजग दृष्टि, नीति मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य, संबंध मूल्य की मौलिकता की समझ, जीवन की सहजता बाधित करने वाली जर्जर मान्यताओं पद्धतियों का तिरस्कार, प्रगति और परिवर्तन के प्रति चेतना, समाज को मानवीय और नैतिक बने रहने, अधिकार रक्षण हेतु संघर्षोन्मुख रहने की प्रेरणा, स्पष्ट संप्रेषण के प्रति सावधानी आदि प्रगतिशील काव्यधारा के मूल स्वभाव हैं। अपने विस्तार, संकोच, परिवर्तन के साथ लगभग ये सारे स्वभाव आज समकालीन कविताओं में भी दिखते हैं। यह अकारण ही नहीं है।
गरज यह नहीं कि विगत 90 वर्षों से हिंदी कविता वहीं की वहीं है। चूँकि प्रगतिवाद कोई मान्यता नहीं, चेतना है, और चेतना में पल पल विकास होता रहता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज की हिंदी कविता में भी युग सम्मत प्रगति चेतना भरी हुई है। मान्यता पुरानी हो सकती है, चेतना नहीं। चेतना पल पल नूतन होती जाती है, समाज के लिए मानवीय और मानव के लिए सामाजिक होती जाती है, सुंदर और कलात्मक होती जाती है। यहाँ नए के प्रति बेवजह आग्रह नहीं है, पुराने के प्रति बेवजह घृणा नहीं है। पूरी तरह संयमित विवेक के साथ प्रगतिवाद का प्रवेश और आह्वान हुआ। इसमें गांव, प्रकृति और किसान मजदूरों के चित्र बड़ी सूक्ष्मता से उभरे हैं। वस्तु या विषय को देखने की पद्धति में ही कवि की जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि छुपी रहती है। प्रगतिशील काव्य धारा सदैव जनपदीय भदेशपन के नितांत करीब रहती है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत को लोग अभाव, भूख, कुपोषण, शोषण के भुक्तभोगी दिखते हैं। मिट्टी के मैले तन अध फटे कुचैले जीर्ण वसन, ज्यों मिट्टी के बने हुए ये गवई लड़के भूखे धन। कोई खंडित, कोई कुंठित, कृशवाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे, बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित। वे ग्राम देवता समझे जाने वाले शिक्षक को जब नशेरी और व्यसनी देखते हैं तो उनका हृदय कूक उठता है। इधर नागार्जुन के प्रेत का बयान होता है। प्रेत अपनी मृत्यु का कारण आंत पर पेचिश का हमला बताता है। भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं मुझको, सावधान महाराज, नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर किसी भूख का नाम। उधर केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा में श्रमजीवियों के खून पसीने की धमक अलक्षित रह जाती है। घाट, धर्मशाले, अदालतें, विद्यालय, वेश्यालय, सारे होटल, दफ्तर, बूचर खाने, मंदिर, मस्जिद, हाट, सिनेमा श्रमजीवी की हड्डी पर तो टिके हुए हैं। पंत और निराला के समय में ही चल पड़ी मानवता की दुहाई। आगे के सभी कवियों के यहाँ श्रमिक, सर्वहारा, भिक्षुक के जीवन यथार्थ दर्ज हुए। धिक्कार, पुकार, आह्वान, चेतावनी, धमकी, निर्णय, सारे स्वर इन कविताओं में दर्ज हुए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। भिक्षुक और तोड़ती पत्थर ने कविताओं में व्यक्ति, समाज, व्यवस्था, जीवन, मानवता जैसे बुनियादी तत्वों की ओर संकेत किया गया। वस्तुतः प्रगतिवादी कविता आम नागरिक के आत्मबोध और स्वातंत्र चेतना की कविता है। इसमें किसान मजदूर के जीवन का गीत है। सन 1923 में ही निराला किसान मजदूर के पक्ष में आह्वान करने लगे थे। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। मानव जीवन के दैन्य को उन्होंने आगे और तीक्ष्ण किया। प्रकृति प्रेम से लेकर देवी वंदना तक में उन्हें किसान और गृहस्थ का जीवन याद आया। बादल राग कविता में उन्होंने कहा कि चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। फिर देवी सरस्वती में विद्या की देवी से उन्होंने वंदना की। सुख के आंसू दुखी किसानों की जाया के, भर आए आँखों में खेती की माया से। उनका कुकुरमुत्ता गुलाब को पूंजीवादी मानकर डांटता है। भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। विषय वैविध्य के साथ साथ व्यंग्य और धिक्कार की शैली भी प्रगतिवादी कविता की बड़ी विशेषता है, जो आगे की पीढ़ी में भली भांति फली फूली। निहायत मामूली जीवन के अपारंपरिक प्रसंगों से लिए गए विषय, ठेठ शब्दावली, चलताऊ भाषा, जनपदीय मुहावरे, चौपाली अंदाज, सब के सब इस धारा की कविताओं का मूल स्वभाव बना। नागार्जुन के यहाँ कविता अचानक शास्त्रीय आडंबर और श्रेष्ठता की फुनगी से उतरकर जमीन पर आ गई। दरअसल इस काव्य क्षेत्र में रचनाकार आए ही थे अपनी प्रगतिशील चेतना के साथ। जो आवेश और उन्माद के प्रभाव से आए, वे जल्दी ही लौटकर अपनी जमीन पर चले गए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति, यथार्थानुभूति,
भारतीय समाज की जीवन प्रक्रिया और मानव मूल्य की समझ से प्रगतिवाद का जुड़ाव सदैव बना रहा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता सत्यमेव जयते में चीन की धोखेबाजी का संज्ञान लिया गया। इस धोखे का नाम दोस्ती है और इस दोस्ती को हम चीन कहते हैं। माओ ने सब कुछ सीखा, एक बात नहीं सीखी। यह कोई सपाट कविता नहीं है। राष्ट्रीय संकट की घड़ी में दायित्व निर्वहन को आगे आए एक जिम्मेदार कवि की राष्ट्र निष्ठा की पहचान है। प्रगतिशील कविता में श्रम शक्ति पर भी भरपूर आस्था दिखाई गई है। इस काव्यधारा में आगे चलकर रूस, मास्को, मार्क्स, लेनिन, हंसिया, हथौड़ा सबको जगह मिली, सबका उपयोग हुआ, मगर यह कोई फैशन नहीं था। केदारनाथ अग्रवाल की कविता में एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और हुआ, सुन लो री सरकार कयामत ढाने वाला और हुआ। इसे देखकर कुछ लोगों के कान खड़े हो गए और उन्होंने हथौड़े को हंसिया हथौड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया। अर्थकार भूल गए कि एक मजदूर परिवार अपनी नवजात संतान के लिए बड़े सहज सपने देखते हैं। ये हथौड़े मजदूर के दुर्गति बोध के नहीं, जोश के उदाहरण हैं। उस परिवार को, उस बच्चे में हाथी सा बलवान, सूरज सा इंसान, तरेरी आँखें, अंधेरा हरने वाला, कयामत ढाने वाला सब कुछ दिखता है। यह सारा कुछ देखने की प्रक्रिया कवि की जीवन दृष्टि के आधार पर होती है। इसी तरह गिरजा कुमार माथुर शाम की धूप में मध्यवर्ग की व्यथा व्यक्त करते समय थकान उतारने की चिंता में लीन हो जाते हैं। नागार्जुन की जनता अपने अपने कामों में तल्लीन पूस मास की धूप सुहावन का सुख चखने लगती है। त्रिलोचन शास्त्री को धूप सुंदर कविता में किसानों के खिले सरसों के भरे खेत दिखते हैं। मुक्तिबोध पूंजीवाद के विरुद्ध घोषणा करते हुए उसका भविष्य निर्धारित कर देते हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोक मंगल की भावना और प्रेम के विस्तार के कारण प्रगति चेतना छायावाद के समक्ष खड़ी हुई। कल्पना और भावोच्छ्वास में तैरते विषय और भाव को जमीन पर उतार लाने का श्रेय प्रगतिवाद को जाता है। बड़ी संख्या में रचनाकारों ने प्रगतिशील विचारधारा से अपनी यात्रा शुरू की। नई पीढ़ी भी बनी और पुरानी पीढ़ी के लोग भी जीर्ण पुरातन छोड़कर इसमें आ जुटे। यह धारा किसी किसी नेता या दल का मोहताज नहीं हुआ। अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा में प्रगतिशील हिंदी कवियों ने रचनात्मक जिम्मेदारी निभाई और परवर्ती पीढ़ी को अपनी चिंतन पद्धति का उत्तराधिकार सौंप गए। इन दिनों वही धारा समकालीन कविता के रूप में चल रही है।